वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू 2025 का पेपर है, जो कि हमने 40 क्वेश्चन तक तो देख लिया था। आज हमारा क्वेश्चन है 41। पूछा कि निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। कि हमें पूछा है कि वाहनों पर विचार करना है और पूछा है कि कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। ठीक है, सबसे हमें तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन, मतलब ये ऑप्शन है। ठीक है, मेन बात ये इन्होंने कि वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। वैकल्पिक पावर ट्रेन की बात करी तो पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन ये भी आंसर में आएगा, क्योंकि पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन होता है वो भी वैकल्पिक स्रोत है। हाइड्रोजन ईंधन सेल की बात करें तो भी ये वैकल्पिक है, और ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड की बात करें तब भी ये वैकल्पिक हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? तीनों सही है। इसका आंसर आएगा सी, जो कि तीनों सही है। नेक्स्ट 42 में दिया मानव रहित वाहनों यानी यूएवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण यानी लैंडिंग यानी वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के गलत होता है कि सभी प्रकार के यूएवी और ऊर्ध्वाधर लैंडिंग नहीं कर सकते। सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं, स्वतः नहीं मंडरा सकते हैं। और सभी प्रकार के भी यूएवी है स्वतः मंडरा सकते हैं नहीं। सभी प्रकार के यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग करते हैं। ये केवल बैटरी का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा है नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि कोई नहीं होगा इसका आंसर, है ना, क्योंकि सही पूछा था हमें कितने सही है, तो सही तो एक भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट 43 में पूछा कि विद्युत वाहन बैटरियों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल। पूछा है कि विद्युत वाहन बैटरियां, तो विद्युत वाहन बैटरियां हैं वो कोबाल्ट से बनती है। ग्रेफाइट यूज नहीं होता है क्योंकि ग्रेफाइट में कोई कैथोड नहीं होता है। लिथियम में होता है, निकेल में होता है। तो ये तीन आएगा। तीन कहाँ पे ऑप्शन में? कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने में प्रयुक्त होते हैं। तो कैथोड इस ग्रेफाइट से तो कैथोड बनता ही नहीं है ना, तो इस कैथोड बनाने में उपयुक्त कोबाल्ट का हो सकता है, लिथियम का और निकेल का हो सकता है। तो इससे आंसर आएगा केवल तीन आएगा, सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 में दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चश्मे के लेंस, कार के टायर। कितने प्लास्टिक होते हैं ना, ये प्लास्टिक पूछा है, तो प्लास्टिक कौन कौन है? तो धूम्रपान के बाद सिगरेट से बचे हुए टुकड़े हैं, उसके अंदर भी प्लास्टिक होता है। उसके अंदर प्लास्टिक होता है कि जो होता है कि सेल्यूलोज एसीटेट का बना होता है। किसका? ये जो सिगरेट के बचे हुए टुकड़े होते हैं ना, उसके अंदर सेल्यूलोज एसीटेट का बना होता है, वो क्या है? एक तरह प्लास्टिक होता है। दूसरा है चश्मे के लेंस, वो क्या है कि चश्मे का जो लेंस है वो भी प्लास्टिक है। वो कैसे होते हैं? पॉलीकार्बोनेट होते हैं, पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं, तो उसकी वजह से ये भी प्लास्टिक होते हैं। दूसरा कार के टायर होते हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं। रबर, जो सिंथेटिक रबर होता है उससे बनते हैं, तो उससे ये भी वो क्या बनाते हैं? वो भी प्लास्टिक बनते हैं। उसके जो भी माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं उनसे निकलते हैं, तो इसलिए ये भी आएगा। चश्मे के लेंस भी आएगा, धूम्रपान से बचे हुए सिगरेट के टुकड़े ये भी आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? पूछा क्या था? प्लास्टिक होता है, तो ये तो तीनों ही सही है कि सभी होते हैं। 44 में सी। 45 में देखो, 45 में दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो या पदार्थों पर विचार करो। एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया, ये तीन पदार्थ दिए हैं। उपयुक्त में से कितनों में उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है? कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है। तो सबसे पहले एथेनॉल दिया है ना। एथेनॉल के अंदर क्या होता है? सिन गैस से किण्वन या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है, तो उससे इसमें क्या होता है? ये भी आंसर आएगा। दूसरा दिया नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में क्या होता है कि ये नाइट्रिक एसिड की जरूरत होती है। कोयला गैसीकरण से अमोनिया बनता है, ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 बनता है, जिससे नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। ये भी इसमें आएगा क्योंकि हमें पूछा था ना गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है, इसके लिए जरूरत होगी। और दूसरी बात
तीसरा ऑप्शन दिया हमें यूरिया। यूरिया क्या होता है कि कोयला गैसीकरण का, इसमें भी इसका यूज होता है, ये सर्वाधिक इसी में यूज होता है। यूरिया के अंदर कोयला गैसीकरण की प्रौद्योगिकी क्या है ना, वो सबसे ज्यादा यूरिया के अंदर यूज होती है। तो इसका आंसर तो तीनों ही आएगा क्योंकि ऑप्शन तीनों ही सही है। नेक्स्ट 46 में दिया कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतः CL20, HMX और LLM105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? ऑप्शन में दिया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रतिस्थकों के विकल्प, ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक। आंसर तो यही है कि सैन्य आयुध है मतलब संसाधन, उसके अंतर्गत विस्फोटक का काम है वो इसका ये है। और ये क्रूज मिसाइलों के लिए उच्च नहीं, ये रॉकेट नौदन ईंधन हेतु ये भी नहीं। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा, क्योंकि ये होते हैं जैसे कि CL20 ये होता है सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक पदार्थ है। दूसरा HMX ये रहा, तो HMX रहता है वो ये उच्च विस्फोटक पदार्थ है। दूसरा LLM105 है, ये कम संवेदनशीलता वाला विस्फोटक पदार्थ है। तो इसमें ये विस्फोटक पदार्थ दे रखा है, आंसर बी आएगा 46 बी। नेक्स्ट है 47 में क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना 1 शिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकूर बनाता है। सुकूर है मतलब बहुत अच्छा बनाता है ना, या स्पष्ट। तो हमें पूछा क्या है, मेजोराना से 1 शिप, इसके बारे में पूछा है, क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकूर बनाएगा। तो ऑप्शन ये पहला था, ये स्टेटमेंट पहला है, तो ये तो सही है कि क्योंकि मेजोराना है चिप, वो क्वांटम कंप्यूटिंग को क्या बनाएगा? सुपर। ये चिप बना रखी है, ये चिप बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट ने। ये मेजोराना 1 चिप है जो कि किसने बनाई थी? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो वो किसमें बनाई थी? क्वांटम कंप्यूटिंग को स्पीड बढ़ाने के लिए। दूसरा मेजोराना 1 चिप है जो कि अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ की गई। ये गलत है क्योंकि अमेजॉन ने नहीं करके किसने करी थी? माइक्रोसॉफ्ट ने करी थी, माइक्रोसॉफ्ट ने करी थी। तो इसका सेकंड गलत हो गया। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय, डीप लर्निंग होता है वो मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय होता है। तो इसका तो ये तो सही है। कौन से सही पूछा? सही पूछा तो 1 और 3 सही है। किसमें? 1 3 सही, सी में। तो आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट 48 में दिया कि प्राय समाचारों में चर्चित एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात करी, ये मानव निर्मित प्रोटीन है, ये मानव निर्मित प्रोटीन है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात करें तो ये किससे बनाई? मानव ने बनाई है। तो ये प्राकृतिक नहीं होती, मानव ने निर्मित करी। ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या? विशिष्ट प्रतिजनों यानी एंटीजनों से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। तो ये भी सही है कि एंटीजन से जुड़कर ये क्या बनाता है? इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। तो इसलिए ये भी एक उद्दीपन है ना, सक्रिय करना। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा दिया कि वे निपा विषाणु, एक विषाणु दिया कौन सा? निपा, वे संक्रमण से जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये भी सही है कि निपा वायरस है कि वो क्या होता है? उपचार के लिए इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसका उपयोग किया जाता है निपा विषाणु के उपचार में। तो ये तीसरा भी सही। तो ऑप्शन पूछा कि सही तो हमें तीनों ही सही है, तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। महामारी जल में कोई विषाणु जनित जीवित नहीं बच सकता। महासागरीय जल में, ये पूछा है कि महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि महासागर में विषाणु नहीं रहता हो, महासागर में विषाणु बहुत रहते हैं। तो इसका पहला तो गलत हो गया, क्योंकि इस महासागरों के अंदर विषाणु बहुत अरबों खरबों में होते हैं। दूसरी बात है कि कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता है। कह रहा है कि कोई भी विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता है, ऐसी ये भी गलत बात है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस है जो केवल क्या करता है? जीवाणुओं को ही संक्रमित करता है। तो ये गलत हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज विषाणु है वो क्या करता है? जीवाणुओं को संक्रमित करता है। तो ये तो नहीं होगा। तीसरा दिया कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित
नहीं कर सकता। ये कह रहा है अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता। ये भी गलत है, क्योंकि अनुलेखन कर सकता है। वायरस होता है, वायरस, ये वायरस वो क्या करता है, होस्ट सेल से डीएनए या आरएनए उसकी मशीनरी को हाईजैक करके क्या करेगा, अनुलेखन की गतिविधि को बदल सकता है। अनुलेखन गतिविधि को बदल सकता है, तो इसलिए ये तो कह रहा है कि अनुलेखन को करेगा ही नहीं, लेकिन अनुलेखन विषाणु कर सकता है। तो इसका भी ये मतलब गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो तीनों ही गलत है। पूछा हमें क्या है, देखते हैं। पूछा है कि कितने कथन सही है। सही तो हमें एक भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा कोई भी सही नहीं है, डी 50। पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन 1, 2, 3, 3 कथन दे रखे हैं और पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला तो सही होता है, दूसरा और तीसरा देखते हैं। सक्रियत कार्बन, सक्रियत कार्बन का मतलब होता है एक्टिवेटेड कार्बन की बात कर रहा है, का एक वृहद क्षेत्रफल होता है। वृहद यानी बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, और उसमें भारी धातुओं को अवशोषित करने की दमदार क्षमता होती है, क्षमता होती है ना। तो ये सही है, क्योंकि कह रहा है कि एक्टिवेटेड कार्बन होता है, एक्टिवेटेड कार्बन के अंदर उसका एरिया होता है, क्षेत्रफल है ना, वो ज्यादा होता है। मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, भारी धातुओं को अवशोषित ज्यादा तेजी से कर पाएगा। तो एक बात ये तो सही हो गया। अब ये अगर हम इस कथन को पढ़ेंगे ना, तो इसकी व्याख्या भी कर रहा होगा। जैसे कि इसने कथन दिया है कि एक्टिवेटेड कार्बन है बहिस्रावी धाराओं में से, बहिस्रावी धारा यानी जो जल धारा बह रही उसमें से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचार हेतु एक अच्छा आकर्षक साधन है। तो ये कथन तो सत्य ही था, लेकिन कह रहा है कि ये क्यों है, क्योंकि ये सक्रिय कार्बन होता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, प्रदूषकों को या उद्योग से आने वाले संदूषक है उसको क्या करेगा, आकर्षित या उसको अवशोषित कर लेगा। तो ये दूसरा सही व्याख्या कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि सक्रिय कार्बन है, एक्टिवेटेड कार्बन है, उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। तो ये तीसरा कथन भी सही होगा, क्योंकि तीसरा कथन होता है कि कह रहा है आसानी से, किससे, वातावरणीय अपशिष्टों से। वातावरणीय अपशिष्ट यानी प्राकृतिक, तो प्राकृतिक से जैसे कि उसको नारियल खोल से इसको संश्लेषित किया जा सकता है, यानी बनाया जा सकता है, या लकड़ी के अपशिष्ट से भी बनाया जा सकता है। कौन सा, सक्रिय एक्टिवेटेड कार्बन। तो ये तीसरा भी सही है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये दूसरा भी इसकी व्याख्या करेगा, मतलब ये तीसरा वाला भी इसकी व्याख्या करेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि अपशिष्ट से बनाया जा सकता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है बहुत ज्यादा होता है, और इसे भारी धातुओं को या उद्योग से आने वाले संदूषकों को क्या अवशोषित करेगा। तो ये तीसरा भी व्याख्या करेगा। तो इसका आंसर आएगा ए। ए क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों ही सही है और व्याख्या भी ये दोनों एक ही करते हैं। ठीक है, तो ये 50 में ए आएगा। नेक्स्ट है 51 में दिया कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला दिया, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिगम को संशोधित कर सकता है। दूसरा, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, न्यून यानी कम कर सकता है। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। पहला ऑप्शन देखो, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, क्योंकि ये सही बात है। अध्यादेश की शक्ति होती है वो अधिनियम के शक्ति के बराबर ही होती है, तो ये पहला तो सही होगा। दूसरा कह रहा है कि अधिनियम होता है वो नहीं, अध्यादेश है वो किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, ये गलत होगा, क्योंकि अध्यादेश है, अध्यादेश के शक्ति मूल अधिनियम के अकॉर्डिंग ही होती है, लेकिन मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता है, यानी मूल अधिकार को खत्म नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता है, क्योंकि अध्यादेश संसद के अंदर, मतलब जब दोनों सदन नहीं होते तब ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, बिल्कुल ये पिछली तारीख से यानी लास्ट तारीखों से भी प्रभावी बनाया जा सकता है अध्यादेश को। तो इसका आंसर में क्या आएगा, पहला और तीसरा सही है। दूसरा सही क्यों नहीं है, क्योंकि अध्यादेश कोई भी मतलब है, इसको शक्ति तो दे रखी है, अधिनियम के समान ही दे रखी है, लेकिन इसमें मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर 1 व 3, 1 व 3 किसमें है, 1 व 3 सी में आंसर है, इसका आंसर सी जाएगा। इसका आंसर कोई डी भी लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि इसको मतलब इसको भी सही मानते हैं कि अध्यादेश है वो किसी मूल अधिकार को न्यून भी कर सकता है, लेकिन आंसर हमने तो सी लगाया है, क्योंकि हमारे हिसाब से अध्यादेश है वो किसी मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है 52 में देखते हैं। 52 में कहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, ये राज्य और वर्णन की करनी है। अरुणाचल प्रदेश से मिलाने की बात करनी है ना,
क्योंकि कितने कथन सही है, युग्मित सही है। कि अरुणाचल प्रदेश है एक किले से राजधानी का नाम पड़ा। राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं। नागालैंड, ये राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। और त्रिपुरा, प्रारंभ में ये भाग ग पार्ट सी राज्य था। ये 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित प्रदेश राज्य क्षेत्र बना। बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले को देखते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है ना, ईटानगर। ईटानगर में यहाँ पे एक किला है ईटा, कौन सा? ईटा। तो ये बोला कि एक किले से राजधानी का नाम पड़ा, ईटा से नाम पड़ा राजधानी का ईटानगर। ठीक है, एक तो ये तो कथन पूरा होगा अरुणाचल प्रदेश का, स्टेटमेंट पहला सही हुआ। दूसरा बोला है कि राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से? एक तो नामदफा और एक है मॉलिंग। तो नामदफा और मॉलिंग 2 राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये दोनों ही ये स्टेटमेंट तो सही कह रहा है। दूसरा, नागालैंड की बात कर रहा है, तो ये संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पे, तो ये संविधान संशोधन आधार पे नहीं, ये तो साधारण विधेयक पास करके लाया गया है, तो ये तो दूसरा गलत है। तीसरा, त्रिपुरा के पहला कह रहा है कि भाग सी, यानी मतलब सी में था और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बनाया गया, उसमें बाद में पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया। ये तीसरा सही है, क्योंकि पहले ये भाग सी में था और 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना, और 1972 के अंदर 1972 के अंदर 1972 में इसको क्या बना दिया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1972 के अंदर। तो ये तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है, पूछा भी सही है, पहला और तीसरा, यानी 2 सही है, 1 गलत है, तो आंसर आएगा 2। 53 में देखते हैं। 53 में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और क्षेत्रीय परिषद। पूछा क्या है इसका कि कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित है। संविधान के उपबंध यानी संविधान के अंदर इसका उल्लेख है, वो कौन कौन सी है? तो देखो, अंतर्राज्यीय परिषद है, ये तो संविधान के अंदर उल्लेख दे रखा है, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 के अंदर ये तो संविधान के अंदर उल्लेख है, तो ये संवैधानिक हो जाएगा, ऐसे ही। दूसरा देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये संविधान के अंदर इसका उल्लेख नहीं है, ये कार्यपालिका ने अध्यादेश के लिए कार्यपालिका के प्रस्ताव के द्वारा लाया गया। और क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो ये सबसे पहले लाए थे 1956 के अंदर, क्षेत्रीय परिषद लाए थे 1956 में। क्या लाए थे? अधिनियम, कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया था, उसके द्वारा ये बनाया गया। तो ये जब एक अधिनियम लाया जाता है, अधिनियम से बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी या सांविधिक। तो ये कैसे होगी? सांविधिक। और ये कार्यपालिका प्रस्ताव के द्वारा लाया गया था, ये अनुच्छेद में दे रखा है संविधान में 263 में। तो संवैधानिक हमें पूछा क्या था? संविधान के अंदर उपबंध में, तो अनुच्छेद 263 के अंदर अंतर्राज्यीय परिषद की बात कर रखी, एक पहला ही सही है, ये और ये दूसरा गलत है, दोनों ही। तो ऑप्शन में क्या आएगा? केवल एक, आंसर ए आएगा। 54 देखते हैं। 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कतिपय यानी कुछ होता है, कतिपय यानी कुछ बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। पूछा है कि कौन सा सही है। सबसे पहले वाले को देखते हैं कि राज्यपाल के विवेक की बात कर रहा है कि कुछ बातों पर राज्यपाल है वो अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। तो कि कुछ कार्य होते हैं उस राज्यपाल के अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। ये अनुच्छेद 163 के अंदर बात कर रखी है, अनुच्छेद 163 में दे रखा है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा कथन बोला है कि राष्ट्रपति है वो अपने आप खुद ही सेल्फ ही कि वो किसी भी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक है उसको भले ही वो राज्यपाल संबंधित राज्यपाल ने न भेजा हो राष्ट्रपति के पास, लेकिन अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति के पास में राज्यपाल भेजता है, ना कि राष्ट्रपति मंगवा सकता है। तो इसलिए ये सो मोटो नहीं ले सकता है ना, सो मोटो डिसीजन राष्ट्रपति नहीं ले सकता है, इसलिए इसका आंसर मतलब केवल एक आएगा,
दूसरा गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ए आएगा। 55 देखो, 55 में बोला कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। भारत के संविधान में उपबंध है और किसके अधीन कथित है, यानी जो संविधान में उपबंध है और किसके अधीन कथित है। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये किसमें रखा है इसने, और इसको देखते हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का निषेध। अब देखना है कि इसमें डीपीएसपी की बात कर रहा है, ये डीपीएसपी, और ये पृथक्करण की बात कर रहा है लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो ये बिल्कुल डीपीएसपी में अनुच्छेद 51 के अंदर है ना, तो नहीं, ये अनुच्छेद 50 के अंदर, 51 के अंदर तो मूल कर्तव्य हो जाएगा ना, अनुच्छेद 50 के अंदर, क्योंकि लास्ट वाला अनुच्छेद है उसी में रहेगा। तो ये 50 के अंदर है। और सामाजिक, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये मूल कर्तव्य में दे रखा है, तो ये भी बिल्कुल सही मिला रखा है। मूल कर्तव्य में कौन सा 51 ए के साथ में एफ, मतलब ये अनुच्छेद में दे रखा है कि मूल कर्तव्य है, उसमें हमारी सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृति और विरासत को महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, बचाना। ये भी सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरे को देखते हैं, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन करना, मूल अधिकार की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि अनुच्छेद 24 में क्या क्या रखा है, अनुच्छेद आर्टिकल 24 में बच्चों के ये अधिकार, मूल अधिकार दे रखा है। तो ये तीनों सही है ना, सम्मिलित सही पूछा था, तो सभी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। देखो क्वेश्चन दिया है इन्होंने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भारत के संविधान के संदर्भ में 5वीं अनुसूची, इसको हाईलाइट करो, के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र है अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, क्योंकि 5वीं अनुसूची के अंदर क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है और राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण करती है। ये गलत है, क्योंकि वो कार्यपालिका, जो राज्य सरकार की कार्यपालिका है, वो पूर्ण शक्ति नहीं खोती है ना, स्थानीय पूर्ण निकाय प्रशासन ग्रहण करता है, ये गलत है। नेक्स्ट दिया इन्होंने कि संघ की सरकार कतिपय कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्र पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। ये कह रहा है कि पूर्ण प्रशासन, तो ये यहाँ पे 5वीं अनुसूची में जो राज्य आएगा वो उसका पूर्ण प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में नहीं आता है, तो ये दूसरा भी गलत होगा। कौन सा सही है, सही तो एक भी नहीं है, ना तो एक है ना दो, आंसर आएगा डी। 57 में संगठन दे रखा है, संगठन का मंत्रालय दे रखा है, राष्ट्रीय ऑटोमेटिव कॉयर बोर्ड और राष्ट्रीय व्यापार सूचना क्षेत्र। इसके साथ में किसको मिलाया, राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। देखो राष्ट्रीय ऑटोमेटिक होता है वो किसके साथ में होता है कि भारी उद्योग, इसका भारी उद्योग के साथ में, यानी मतलब इसको तो इसके साथ मिलाना है ना। और कॉयर बोर्ड हमारे कौन से मंत्रालय आता है, कॉयर बोर्ड होता है वो एमएसएमई, ये रहा सूक्ष्म लघु और मध्यम, इसको इसके साथ मिलाना। दूसरा राष्ट्रीय व्यापार सूचना क्षेत्र, ये मिलाना है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। तो हमें पूछा था क्या, हमें पूछा है कि कितने सही युग्म, तो सही तो एक भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय ऑटोमेटिव है वो भारी उद्योग के साथ में मिलाना था, क्योंकि इसके साथ में मिलाना है तो मैच नहीं खाएगा, तो एक भी मैच नहीं हो रहा है। सारे चेंज कर दिए ऑप्शन, कैसे कि पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के, तीसरे को पहले के साथ, ऐसे मिक्स कर दिया, इसलिए इसका एक भी सही नहीं होगा, यानी कोई भी सम्मिलित आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 में क्या है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार करो। 7वीं अनुसूची सूची 1 संघ सूची का किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। पूछा क्या है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, पहली अनुसूची में तो संघ सूची है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा किसी राज्य क्षेत्र की कार्यपालिका का विस्तार, पहले पूछा गया क्वेश्चन तो देखो आगे, उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों को अनुसमर्थन अपेक्षित है। ये कह रहा है कि अगर विधेयक बनाना है तो उसके लिए
आधे राज्यों से अधिक अनुसमर्थन किसके लिए चाहिए? तो पहली अनुसूची के तो लिए चाहिए, क्योंकि इसके संबंधित अगर कोई विधेयक लाया गया तो राज्यों को भी पूछना पड़ेगा, तो पहला सही है। और अगर किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करना है तो उससे उसके रिलेटेड कोई विधेयक लाया तो भी राज्यों को पूछना पड़ेगा। अगर तीसरा दिया कि राज्यपाल के पद की शर्तें, उसके लिए अगर कोई विधेयक लाया गया तो इसके लिए राज्यों को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई विशेष प्रावधानों को ऐसा नहीं है। तो 1 व 2 सही है। 1 व 2 कहाँ पे है? पहला ऑप्शन 1 व 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है 59 में दिया कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी राज्य का राज्यपाल है वो अपने पद की शक्तियों और दायित्वों का प्रयोग कर रहा है, उसके निष्पादन के लिए न्यायालय के लिए प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, तो ये सही है। दूसरा, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी, ऐसा भी सही है। क्योंकि अगर जब पदावधि के दौरान मतलब पद के ऊपर व्यक्ति, राज्यपाल पद पे व्यक्ति है, तो उसमें दांडिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती है ना, यानी फौजदारी मुकदमा नहीं किया जा सकता। तीसरा बोला कि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही है। ये डायरेक्ट लक्ष्मीकांत की लाइन है, तीनों ही। कौन से सही है? तो तीनों ही सही है ना, इसका आंसर डी जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार करो। कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का परिसंस्करण, संग्रहण और वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय, और प्राकृतिक गैस का उत्पादन। पूछा कि उपयुक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करना है, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है, उसको किसको नियमित करता है? ये उत्पादन की बात करें तो ये तो गलत होगा, क्योंकि कच्चे तेल के उत्पादन की बात ये बोर्ड नहीं देखता है। यहाँ पे भी उस उत्पादन की बात करा, प्राकृतिक गैस, ये भी गलत होगा। पेट्रोलियम का परिसंस्करण करना, संग्रहण करना और वितरण करना, इसकी देखरेख कौन करेगा? ये नियामक बोर्ड देखेगा। और पेट्रोलियम उत्पादों पर विपणन और विक्रय करना, तो ये भी ये देखेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? पूछा था हमें ये कौन देखता है, तो इसका आंसर आएगा 2, केवल 2 सही है इसके, केवल 2 का मतलब है बी। तो ये था हमारा पेपर आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का देखते कल।